Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज का हिंदी का मॉडल पेपर यूँ मानो बिल्कुल रीट का ही पेपर आप देने वाले हो। यूँ मान के चलो कि जैसे रीट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, जिस पैटर्न पर प्रश्न बनेंगे, जिस लेवल के प्रश्न बनेंगे, वही मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 62 है, पूरे 30 प्रश्नों को हल करके जाना, और जो 25 सही करेगा आज, वो हो सकता है रीट में पूरे ही 30 सही कर दे, पूरे ही। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए है ये टेस्ट। तो साथियों, आपके प्रश्न संख्या 1 है, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निरंकुश, निर्विवाद, अभिज्ञानी और निरीक्षक। तो सही आंसर का आपको चयन करना है। कोशिश ये थी मेरी कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित पूरे ही 30 प्रश्न बनाऊं, तो कोशिश मैंने पूरी की है। साथियों, आप इन 30 प्रश्नों को हल करके एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से कितना स्कोर कर सकते हो उसकी जानकारी और अपना शानदार अभ्यास इस टेस्ट के माध्यम से कर सकते हो। देखिए, इसके पहले भी मैंने शिक्षण विधियों का टेस्ट अपलोड किया है 69, तो उस टेस्ट को ज़रूर देखें। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आपको उस टेस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो को लगा दूंगा मैं, आप यहाँ से टच करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। देखिएगा, यहाँ पर 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, वो विकल्प देखना है। तो निरीक्षक में निर उपसर्ग लगा हुआ है, नि प्लस इक्षक निर उपसर्ग होता है साथियों, तो बिल्कुल इसमें एक उपसर्ग है। अभिज्ञानी में अभि उपसर्ग लगा हुआ है, अभि प्लस ज्ञान प्लस ई बराबर शब्द बना हुआ है अभिज्ञानी, तो इसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन साथियों, जो निर्विवाद है इसमें 2 उपसर्ग है, एक तो आपके इसमें निर उपसर्ग है और एक इसमें वि उपसर्ग है, अर्थात इसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है यही प्रश्न संख्या 1 में सही है। बाकी निरंकुश में निर उपसर्ग ही लगा हुआ है, नि है प्लस अंकुश, नि उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग होता है निर, तो इसलिए यहाँ प्रथम विकल्प भी आपका सही नहीं है, ओनली सेकंड विकल्प ही सही रहेगा। प्रश्न को अच्छे से सोच समझ करके जवाब देना, क्योंकि 2-3 प्रश्नों में मैंने कुछ अधूरापन रखा है। अधूरापन आपको पकड़ना है, ठीक है, पकड़ना पड़ेगा आपको। तो प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। आपके दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाववाचक से जातिवाचक बना है? खेल से खेलना, सरलता से सरल, व्यवहारिक से व्यवहार और वैभव से विभू। तो बताइएगा, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा बन रहा है? तो साथियों, खेल एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन खेलना क्या है? क्रिया है, तो ये भाववाचक से क्रिया बना हुआ है। सरलता यहाँ पर भाववाचक है, लेकिन सरल शब्द यहाँ पर जातिवाचक नहीं है। व्यवहारिक शब्द यहाँ पर भाववाचक है, लेकिन व्यवहार शब्द जातिवाचक नहीं है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वैभव भाववाचक है, और इसका जातिवाचक क्या बनता है? विभू बनता है साथियों। अर्थात आपका जो चौथा विकल्प है ये भाववाचक से जातिवाचक बना हुआ है। तो चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न 2 में ईमानदारी से पूरे 30 प्रश्नों को हल करके जाना। वास्तव में अगर आप 25 क्वेश्चन कर देते हो तो आपकी तैयारी साथियों बिल्कुल टॉप करने वालों में है, वास्तव में ईमानदारी से करते हो तब। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वासव किसका पर्यायवाची है? महादेव का, विष्णु का, इंद्र का और ब्रह्मा का। तो बताइए प्रश्न संख्या 3 में आपका कौन सा विकल्प सही है? बताना है वासव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, प्रश्न संख्या 3 में आपका राइट आंसर इसमें आ जाता है, वासव इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? इंद्र का। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। आपके चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? बीचों बीच, आसपास, प्रतिदिन, पेट भर। मैंने जो अधूरापन पकड़ने की बात कही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस क्वेश्चन में अधूरापन है ये आपको खुद को पकड़ना है। मैं बताऊंगा तो है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा जब आप उत्तर दे दोगे। तो साथियों, इनमें से अव्ययीभाव समास किस में नहीं है? देखिएगा, बीचों बीच, बीच ही बीच में, आसपास, प्रतिदिन और पेट भर। तो यहाँ 3 विकल्पों में तो अव्ययीभाव समास है और एक में नहीं है। तो साथियों, बीचों बीच में है, प्रतिदिन में है, पेट भर में है।
तो साथियों यहाँ जो तीन विकल्प है ये इनमें अव्ययीभाव समास है, किंतु जो आसपास शब्द है इसमें अव्ययीभाव समास न होकर के इसमें द्वंद्व समास है साथियों। कौन सा है? द्वंद्व समास। तो विकल्प नंबर आपका जो है 2 वो ही आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो आपके 5वें क्वेश्चन को देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, इनमें से अनिष्ट का अर्थ कौन सा नहीं है? अवांछित, अशुभ, अमौद्रिक और अमंगल। तो साथियों अनिष्ट का अर्थ इनमें से किस शब्द से नहीं लिया जाएगा? राइट आंसर आपको 5वें क्वेश्चन में बताना है। बिल्कुल नवीन पैटर्न और जो नवीन सिलेबस है उसी पर आधारित ये टेस्ट आपके बनाया गया है। तो देखो अनिष्ट का अर्थ कौन सा नहीं है, सोच लिया होगा आप सभी ने। अनिष्ट का अर्थ अमंगल भी होता है, अशुभ भी होता है और अवांछित भी होता है, किंतु अमौद्रिक नहीं होता है साथियों। अमौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा युक्त नहीं। तो साथियों ये अनिष्ट का अर्थ नहीं होता है, इसलिए आपके जो 5वां क्वेश्चन है इसमें थर्ड विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। तो आपके 6वां क्वेश्चन, आशा है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एक बार पूरा टेस्ट करोगे तो बहुत ही शानदार आपको ये टेस्ट लगेगा साथियों। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? विधान, राय, अनुवाद और वह। तो प्रश्न संख्या 6 में राइट आंसर आपको बताना है कौन सा शब्द। देखो होता क्या है, आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही गोला भरना होता है, चाहे आपके चारों ही विकल्प सही हो लेकिन गोला आपको सिर्फ एक पे ही भरना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर मिले वो ही आपका राइट आंसर होता है साथियों। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आपको दिखता है, भले ही विकल्प में चारों आंसर सही है लेकिन आपको गोला एक पे भरना है। ऐसा नहीं है कि 4 आंसर सही है तो चारों पे गोला भर दिया एग्जाम में। देखो जो विधान शब्द है ये तो एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये? पुल्लिंग। जो अनुवाद शब्द है ये भी एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जो राय शब्द है, राय अच्छी होती है, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ आपका जो सेकंड विकल्प है 6ठे क्वेश्चन में वो सही है। इसके बाद में वह शब्द आ रहा है, तो वह जा रहा है, वह जा रही है, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है वह शब्द। वह एक सर्वनाम शब्द है। तो साथियों यहाँ हमें पता नहीं चलता कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वह शब्द दोनों में पुल्लिंग होता है। इसलिए दूसरा तो भाई आपकी फर्स्ट चॉइस है, ये तो इस पे तो आप गोला भरोगे, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पर चौथे विकल्प को भी सही मानेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो आपके 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन से युग्म का सही विकल्प नहीं है? आंसू का आंसुओं, जल का जलो, अनेक का अनेकों और परंपरा का परंपराएं। तो दिख रहा है ना अधूरापन क्वेश्चन में, क्या अधूरापन दिख रहा है आपको? इसमें यह आना चाहिए इनमें से कौन से युग्म का सही विकल्प है, क्योंकि यहाँ 3 विकल्पों में तो 3 में तो बहुवचन गलत बन रहा है और 1 में सही बन रहा है। तो अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में वो बताना है कि भाई इसमें 1 में सही है बाकी 3 में गलत है। तो साथियों आंसू खुद एक बहुवचन शब्द है, इसका बहुवचन आंसुओं नहीं होता। जल का जलों बहुवचन नहीं होता, अनेक का अनेकों बहुवचन नहीं होता है, बल्कि सही विकल्प है आपका परंपरा का परंपराएं बहुवचन होता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में बिल्कुल राइट है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। आपके 8वां क्वेश्चन साथियों 8वां क्वेश्चन है, इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। वाक्य में क्रिया की दृष्टि से कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल। देखो बिल्कुल इसी लेवल का आपके पेपर आएगा, इसी लेवल का मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पर 25 क्वेश्चन कर दोगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में 25 प्लस आप आसानी से कर दोगे एग्ज़ाम में। साथियों इसी लेवल का, इसी पैटर्न का आपके पेपर बनने वाला है, इसलिए थोड़ा सीरियस होकर इस टेस्ट को देना है आपको। देखिए इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, तो ये वर्तमान की बात की जा रही है, इसलिए हम भूतकाल के विकल्पों को तो काट देते हैं। अब या तो अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण का मतलब जो वाक्य ये बताता है कि क्रिया वर्तमान में भी जारी है, तो यहाँ पर अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं चल रही है।
अगर ये ऐसा होता वाक्य तो वो अपूर्ण में चला जाता, लेकिन ये अपूर्ण नहीं है बल्कि ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है प्रश्न संख्या 8 में। तो विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न संख्या 8 में। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9, बुद्धिहीन किंतु संपन्न लोकोक्ति इसके लिए कौन सी होगी? अंधे के हाथ बटेर लगना, आंख का अंधा गांठ का पूरा, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देई, और अधजल गगरी छलकत जाए। तो इनमें से वो कौन सी लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है बुद्धिहीन किंतु संपन्न? 9वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है साथियों। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आंख का अंधा और गांठ का पूरा, मतलब बुद्धिहीन किंतु संपन्न। आंख का अंधा का मतलब हुआ बुद्धिहीन और गांठ का पूरा मतलब उसके पास धन संपत्ति है तो वो संपन्न। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 9वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 को। तो चलिए 10वां क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से किस विकल्प के उपसर्ग और मूल शब्द सही अलग नहीं हो रहे हैं? अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण, ना प्लस आस्तिक नास्तिक, परि प्लस इच्छा परीक्षा, और सम प्लस कल्प संकल्प। तो देखो उपसर्ग और मूल शब्द बताना है जो सही अलग नहीं हो रहे हैं। तो मित्रों अनु प्लस इक्षण अन्वीक्षण ही होता है, यण संधि इसमें हो रही है। सम प्लस कल्प संकल्प ही होता है, संकल्प इसमें आपके व्यंजन संधि इसमें हो रही है, आपके कौन से व्यंजन संधि। तो ये दोनों तो सही अलग हो रहे हैं, किंतु जो दूसरा और तीसरा विकल्प है ये सही अलग नहीं हो रहा है। या तो आप दूसरा गोला भर दीजिए या तीसरा गोला भर दीजिए, क्योंकि नास्तिक का विच्छेद होता है न प्लस आस्तिक बराबर नास्तिक शब्द बनता है, और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। परीक्षा का जो विच्छेद होता है परि इसी प्रकार लिखा जाता है, लेकिन इच्छा में बड़ी ई आती है साथियों, छोटी ई नहीं आती है, इसलिए ये भी सही अलग नहीं हो रहा है, ये भी एक दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तो आपके यहाँ 10वें क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड दोनों ही विकल्प सही है। एग्ज़ाम के जैसे ही बिल्कुल मैंने कर रखा है इस टेस्ट में, तो इसलिए विशेष चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल यूँ मानो तैयारी आपके इसी हिसाब से होनी चाहिए साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। तो जो 20 प्लस भी करते हैं या 25 प्लस वाले तो ज़रूर 100% कमेंट करें, लेकिन 20 प्लस वाले ज़रूर कमेंट करें, और 15 प्लस वाले अगर हैं 15 भी अगर सही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप कमज़ोर है आप हिंदी में। क्यों? क्योंकि 15 क्वेश्चन में सिलेक्शन नहीं होगा, आपको चाहिए सिलेक्शन। तो देखो 11वां क्वेश्चन है, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे वाक्य में प्रधान वाक्य है। मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा और मोदी जी ने कहा कि। तो देखो प्रधान वाक्य एक होता है आपके और एक होता है आश्रित वाक्य। तो साथियों प्रधान वाक्य का मतलब होता है जो वाक्य में मुख्य वाक्य होता है, ठीक है, जो पद में मुख्य वाक्य होता है। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य है आपके मोदी जी ने कहा, यहाँ पर की शब्द इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि की शब्द तो यहाँ एक वाक्य को दूसरे पर आच्छित कर रहा है, इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है वो प्रश्न संख्या 11 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आपके आते हैं हम प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही नहीं है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, जमीन पर पैर न पड़ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, और सिर पैरों पर रखना। तो इनमें से वो विकल्प बताइए जो मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही नहीं है। तो साथियों गिरगिट की तरह रंग बदलना भी मुहावरा होता है, मतलब कभी भी बदल जाना, आपने देखा होगा धोखेबाज इंसान एक तरह से। जमीन पर पैर न पड़ना ये भी मुहावरा होता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना ये भी मुहावरा होता है, लेकिन सिर पैरों पर रखना, तो साथियों सिर पैरों पर रखना कोई मुहावरा नहीं होता है, ये गलत है। चौथा विकल्प इसलिए आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 13 को। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। आपके प्रश्न संख्या 13 है,
तू डाल डाल में पात पात वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह और संबोधक चिन्ह। तो साथियों देखो, जो डाल डाल के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है और पात पात के बीच में ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इसको आपको बताना है कि कौन सा योजक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह क्या योजक चिन्ह ही है ये तो, है ना। कौन सा विराम चिन्ह है? योजक चिन्ह इसको कहा जाता है साथियों। संबोधन चिन्ह इस प्रकार से होता है जब किसी को पुकारना हो कि राम, जैसे यहाँ राम इधर आओ, ये चिन्ह लगा दिया है बीच में, तो ये हुआ संबोधक चिन्ह, किसी को बुलाने के लिए, किसी को पुकारने के लिए। विवरण और निर्देशक चिन्ह अलग होते हैं साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रश्न 14 की ओर। आपके यहाँ थर्ड विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 14, निम्न में से वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित नहीं है? तथ्य व घटनाएं, सामान्य ज्ञान, जीवनी अनुभूतियाँ और सस्वर वाचन। तो वैचारिक विषय वस्तु का आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उससे संबंधित कौन सा नहीं है? 14वें क्वेश्चन में सही आंसर आपको देना है मित्रों। देखो, आप तथ्य और घटनाओं से भी विषय वस्तु, वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सामान्य ज्ञान से भी कर सकते हो, जीवन की अनुभूतियों से भी कर सकते हो, लेकिन सस्वर वाचन तो साथियों वैचारिक विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 14 में, यह आपका राइट आंसर रहेगा। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 15 को। तो चलिए 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अत्यधिक, आकर्षण, रचयिता और उज्ज्वल। तो बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है प्रश्न संख्या 15 में? मित्रों, अत्यधिक नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द होता है अत्यधिक। क्या होता है? अत्यधिक होता है। ये फिर क्या हुआ? अशुद्ध। आकर्षण नहीं होता है, बल्कि शुद्ध होता है आकर्षण। क्या होता है? ये आकर्षण। इस प्रकार से लिखा जाता है, रे की मात्रा जो है वो के के ऊपर नहीं लगती है। रचयिता, ये गलत है साथियों, रचयिता नहीं होता है, बल्कि शुद्ध शब्द क्या होता है? रचयिता। क्या होता है? रचयिता होता है। इसलिए ये भी क्या है? अशुद्ध है। तो आपके जो चौथा विकल्प है ये एक शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल, इसी प्रकार से लिखा जाता है, यही आपका सही आंसर है। अब इसको गलत एग्जाम में कैसे देते हैं? उज्ज्वल को इस प्रकार से दे देते हैं, उज्ज्वल। तो साथियों ये जो उज्ज्वल यहाँ मैंने लिखा है ये क्या है? अशुद्ध है, और इसका शुद्ध रूप इस प्रकार का होता है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही है। अब हम प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, राजस्थानी शब्द परिंडा का अर्थ है पशुओं के पानी पीने का स्थान, पानी रखने की जगह, पानी रखने का छोटा बर्तन और पीने के नल का पानी। तो साथियों इनमें से जो परिंडा शब्द राजस्थानी भाषा में बोला जाता है उसका सही अर्थ आपको बताना है। तो 16वें क्वेश्चन में बताइए सही आंसर। देखो, एक क्वेश्चन का 1 मिनट मान सकते हो, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। बाकी आप हिंदी के लिए मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा मत देना एग्ज़ाम में। तो देखो, जो परिंडा शब्द है राजस्थानी भाषा में, परिंडा का मतलब होता है पानी रखने की जो जगह है उसको ही परिंडा कहा जाता है साथियों, परिंडा। ठीक है, दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 16 में। अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वां क्वेश्चन है, ये देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर देना, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक नियमों का स्मरण छात्र नहीं कर पाएंगे। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र उच्च स्तर पर उपयोगी होते हैं। पाठ्य पुस्तक सबसे ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है, बल्कि बच्चों को भाषा प्रयोग के यदि आप अधिक से अधिक अवसर देते हो तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है 17वें क्वेश्चन में, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके 17वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। अब हम प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट, स्टार कर लेना, एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनने का चांस है। देखो, क्वेश्चन मैंने अधिकतर व्याकरण के आरबीएससी की किताबों से ही बनाए हैं और इसी प्रकार से आपका पैटर्न होता है और इसी स्तर से आपके क्वेश्चन आएंगे साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखना बिल्कुल। इनमें से कौन सी विधि का उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है?
उद्बोधन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि और खंडान्वय विधि। अब यहाँ पर हम क्या सोचेंगे कि यार ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने का कार्य तो मॉन्टेसरी विधि करती है, लेकिन यहाँ मॉन्टेसरी विधि तो विकल्प में ही नहीं है, तो फिर अब हम उलझ गए यहाँ पे। तो साथियों उलझना नहीं है, मॉन्टेसरी विधि के अलावा जो उद्बोधन विधि होती है वो उसका उद्देश्य भी ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना ही माना जाता है, इसलिए आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 18 में। अब हम प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां क्वेश्चन। लेकिन यार वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। इतनी मेहनत करके आपके लिए ऐसे क्वेश्चन, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, शिक्षण विधियों का भी टेस्ट देखना, आपको गजब का टेस्ट लगेगा वो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, मेहनत आपके लिए हो रही है, आपका एक लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है साथियों। पुस्तक या किताब के ऊपर चढ़ाए जाने वाला सुरक्षात्मक कवच कहलाता है कागज, जिल्द, मुख पृष्ठ और उपयुक्त सभी। तो भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को भी। 19वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर देना है। तो देखो जो राइट आंसर है वो रहेगा जिल्द। जिल्द जो है ये पुस्तक या किताब के ऊपर चढ़ाए जाने वाला सुरक्षात्मक आवरण या उपकरण होता है, जो कि या तो चमड़े का बना होता है या फिर कई इसमें पदार्थ ही होते हैं जो जिनसे ये बनता है। अब अगर आप मुख पृष्ठ की सोच रहे हो तो मुख पृष्ठ जिल्द का ही एक भाग है साथियों। मुख पृष्ठ ऊपर का जो पुस्तक के जो ऊपर का जो आवरण है वो तो है मुख पृष्ठ, लेकिन उसके ऊपर भी हम सुरक्षात्मक आवरण चढ़ाते हैं वो, जैसे मुख पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपकी एक किताब है हिंदी की कि भाई जैसे रचना प्रबोध की किताब है, तो ऊपर जो रचना प्रबोध लिखा हुआ है जो हमको दिख रहा है वो तो है उसका मुख पृष्ठ। लेकिन साथियों उसके ऊपर भी जैसे हम पन्नी वगैरह लगाते हैं ताकि जो किताब है वो भीगे नहीं या फिर वो सुरक्षित रहे, तो उसको जिल्द कहा जाता है। अगर जो ऊपर का जो अगर बात करें, मुख पृष्ठ जिल्द के अंतर्गत ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुरक्षात्मक आवरण को जिल्द ही कहा जाता है, मुख पृष्ठ नहीं कहा जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। सेकंड विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 19 में बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा साधन दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं? टेप रिकॉर्डर, रंगीन टीवी, कंप्यूटर और रेखा चित्र। तो बताइए प्रश्न संख्या 20 में आपका कौन सा विकल्प सही है? तो देखो टेप रिकॉर्डर साधन जो है वो दृश्य ही नहीं है, श्रव्य तो है। श्रव्य लेकिन क्या पूछ रहे हैं, श्रव्य भी नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत ही हो गया। रंगीन टीवी दृश्य भी है, दृश्य बिल्कुल है, लेकिन ये श्रव्य भी है साथियों, इसलिए ये भी गलत हो गया। कंप्यूटर भी दृश्य भी है और श्रव्य भी है, तो ये भी गलत हो गया। और रेखा चित्र, तो साथियों रेखा चित्र ऐसा साधन है जो दृश्य तो है लेकिन श्रव्य नहीं है, और यही आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 20 में। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। देखा है मैंने 60% जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं जो वीडियो देखते हैं, लेकिन अभी भी 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। पता नहीं जाने क्या सोच है कि भाई सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं कोई स्टार नहीं बन जाऊंगा। ठीक है, आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और कुछ नहीं है साथियों। सब्सक्राइब के हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है 20वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या 21 को। तो चलिए 21वां क्वेश्चन स्टार कर लेना। 21वें क्वेश्चन पर विषय वस्तु सिखाने की प्रारंभिक स्तर पर बालक की स्थिति जानने के लिए कौन से प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। तो साथियों संकल्पनात्मक है ना, तो राइट आंसर आपको 21वें क्वेश्चन में देना है। प्रश्न संख्या 21 में आपका कौन सा आंसर सही रहेगा? स्टार इसलिए कर लेना क्योंकि आपने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है। देखो इसको कहा जाता है नियोजनात्मक मूल्यांकन। क्या कहा जाता है इसको? नियोजनात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चों को शुरुआत में हम सिखाने के लिए जो स्थिति जानने के लिए कि वो कितना जानते हैं इस चीज़ के बारे में, कितना नहीं जानते हैं, तो साथियों उनका पूर्व ज्ञान जानने के लिए हम शुरुआत में जो मूल्यांकन करते हैं वो होता है नियोजनात्मक मूल्यांकन। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 21 में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखेंगे। 22वां प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण छात्रों की कमजोरियों को दूर करता है,
शिक्षकों की कमजोरियों को दूर करता है, छात्रों की कमजोरियों की जानकारी देता है, शिक्षकों की कमजोरियों की जानकारी देता है। तो देखो जो निदानात्मक शिक्षण है इसमें कमजोरियों को दूर करने का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि ये जानकारी देता है। और जानकारी किनकी देता है? छात्रों की कमजोरियों की, न कि शिक्षकों की कमजोरियों की। इसलिए आपका जो थर्ड विकल्प है यही निदानात्मक शिक्षण का यहाँ उपयुक्त अर्थ है। तीसरा विकल्प सही रहेगा 22वें क्वेश्चन में। अब हम प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न, इनमें से कौन सी शिक्षण विधि बालकों में श्रवण कौशल का विकास नहीं करती है? कहानी विधि, भाषण विधि, व्याख्यान विधि और मौन वाचन विधि। तो देखो कहानी जब हम कहते हैं तो बालक सुनते हैं तो श्रवण कौशल का विकास होगा। भाषण में जब हम भाषण देते हैं तो छात्र सुनते हैं, इससे भी श्रवण कौशल का विकास होगा। व्याख्यान विधि में जब हम व्याख्यान देते हैं छात्र सुनते हैं तो इससे भी श्रवण कौशल का विकास होगा साथियों। लेकिन जो मौन वाचन है, मौन वाचन में मन ही मन हम पढ़ते हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, तो इससे हमें श्रवण कौशल विकसित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 23 में यही सही आंसर है। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण के भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत कौन सी बात आती है? विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा और साहित्य में रुचि लेना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो बात आती है उसका आपको चुनाव करना है प्रश्न संख्या 24 में। तो साथियों 24वें क्वेश्चन में देखो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त करना नहीं आता है, बल्कि रुचि लेना आता है, वो भी किसमें? भाषा और साहित्य में। तो विकल्प नंबर आपका 24वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। अब हम प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 25वां क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है ये व रे ले, ये रे ले व, ये ले व रे और ये ले रे व। तो साथियों बताइए प्रश्न संख्या 25 में कौन सा अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात इसमें यह है कि जो अंतस्थ व्यंजन हिंदी का टेस्ट है तो हिंदी के अनुसार बताना है। हिंदी के अनुसार आपका होता है ये रे ले व, बाद में यहाँ पर लव शब्द आता है हिंदी में। जबकि अगर ये क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाता तो फिर आप सही आंसर करते हैं ये व रे ले, लेकिन किस में पूछा जा रहा है? हिंदी में पूछा जा रहा है, इसलिए ये रे ले व आपका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 25 में। तो आपका यहाँ सेकंड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा 25वें क्वेश्चन में। अब हम प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। 26वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता वस्तुनिष्ठ परीक्षण की नहीं है? पहली, वैधता व विश्वसनीयता अधिक होती है। दूसरी है विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरी है मूल्यांकन में निष्पक्षता पाई जाती है। और चौथी है उपयुक्त सभी। तो देखो वस्तुनिष्ठ टाइप का जो परीक्षण है और निबंधात्मक परीक्षण है दोनों में अंतर होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण को विश्वसनीय और अधिक वैध माना जाता है, मूल्यांकन में निष्पक्षता इसमें होती है। लेकिन ये जो दूसरा विकल्प है विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त, तो साथियों ये इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो आपको किसी एक ही विकल्प का चुनाव करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न आप कर रहे हो ये भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, तो यहाँ खुद के विचार कहाँ, आपको तो किसी एक ही विकल्प का चयन करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो इसमें अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। साथियों ये विकल्प क्या है? गलत है। दूसरा विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में सही है। अब हम प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति, विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर तो निबंधात्मक में हमें मिलता है। तो चलिए प्रश्न संख्या 27 27वां क्वेश्चन, आपके 27वां क्वेश्चन है, आगमन प्रणाली पालन करती है सरल से कठिन की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो यहाँ पर बताइएगा प्रश्न संख्या 27 में आगमन प्रणाली किस सूत्र का पालन करती है? साथियों आगमन प्रणाली अंश से पूर्ण की ओर नहीं, पूर्ण से अंश की ओर जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। इसलिए ये तीनों तो बिल्कुल गलत है। राइट आंसर है आगमन प्रणाली सरल से कठिन की ओर जाती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 27 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। तो चलिए 28वां क्वेश्चन। कक्षा स्तर पर नाटक शिक्षण की उत्तम विधि है रंगमंच विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि और कक्षा अभिनय विधि। तो देखो कक्षा स्तर पर अगर बात की जाए नाटक शिक्षण की जो सबसे उत्तम या सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वो व्याख्यान नहीं होती है, प्रदर्शन भी नहीं होती है। रंगमंच विधि भी एक श्रेष्ठ विधि है, लेकिन साथियों आप प्रत्येक नाटक को रंगमंच के माध्यम से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें व्यय भी बहुत होता है, समय का भी अधिक व्यय होता है, धन का भी व्यय होता है, और साथ में जो अन्य जो कक्षाएं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है, इसलिए इसमें कई सारे दोष है। लेकिन जो कक्षा अभिनय विधि है ये एक सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें समय धन का व्यय नहीं होता है और साथ में अन्य कक्षाओं का शिक्षण भी बाधित नहीं होता है और छात्रों में आसानी से अभिनय कला का विकास हो जाता है। तो चौथा विकल्प 28वें क्वेश्चन में सही है। अब हम प्रश्न संख्या 29 को देखेंगे, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान, रस ज्ञान और भाव ज्ञान। तो देखो पद्य शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य व्याकरण ज्ञान नहीं होता है, शब्द ज्ञान तो गद्य शिक्षण का होता है, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य रस ज्ञान भी होता है और भाव ज्ञान भी होता है। अर्थात आपका तीसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है 29वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जाइएगा 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और ये जो लास्ट में आपको ये यहाँ पर अब दिखने ही वाला है लास्ट में एंड स्क्रीन टीचिंग मेथड के टेस्ट का, तो उसको जरूर हल करें साथियों। आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, कौन से शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? अंकित, मंडित, पुष्पित और समुचित। तो इनमें से वो शब्द बताइए जिसमें इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो साथियों अंक प्लस इत शब्द बनता है अंकित, मंडित में भी इत है, पुष्पित में भी इत है, लेकिन समुचित में साथियों सम प्लस उचित, सम तो उपसर्ग है और उचित मूल शब्द है, इसलिए इसमें इत प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चौथा विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।